हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, क्योंकि इस साल सारे लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करने में काफ़ी तकलीफ हुई है। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाए, अभी भी बहुत स्कूल्स बंद हैं और डेट्स आ रही हैं कुछ-कुछ जगह जाने की, लेकिन उसके बाद भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से अलग-अलग राज्य सरकारों ने इस बार, जैसे सीबीएसई ने भी वैसा किया, उसी तरह से झारखंड सरकार ने इस साल की कक्षा 11 और 12 के लिए जो परीक्षाएँ होंगी, उनमें कौन-सी चीज़ आएगी, कौन-सी नहीं आएगी, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ है। हम लोग जो भी विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए, व्यावसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र और अकाउंटेंसी यानी कि लेखाशास्त्र, इन 3 विषयों में 2 कक्षाओं में यानी कि टोटल 6 ऐसे वीडियोज़ आएँगे जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, कौन-सी चीज़ आ रही है, कौन-सी नहीं आ रही है। ठीक? अच्छा, अब एक और बात है, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जहाँ पर थोड़ी-सी एम्बिग्यूटी होती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब काम हो रहा होता है तो कुछ-कुछ समस्याएँ रह जाती है। लेकिन फिर भी झारखंड के विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो वास्तव में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो अभी हम लोग जो भी बात करेंगे उसमें 3 कॉलम्स हमारे में बना रखे हैं। एक-एक पीडीएफ को हम लोग खोलना स्टार्ट करेंगे, उसमें समझेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने उसको एक विशेष तरह से बताने की कोशिश की है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कक्षा 11 में जो व्यावसायिक अध्ययन है उसके बारे में क्या किस तरह से बताया गया है, तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है पाठ का नाम। जहां पर भी पाठ का नाम लिखा हुआ है, व्यावसायिक अध्ययन में तो फिर भी सही है, इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में और अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र में पाठ के नाम की जगह आपको आमतौर पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो इसको पाठ मत मान करके चलिएगा। दूसरी चीज, हमारा जो आधिकारिक सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक्स का है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी अपनी क्लास चैनल पर अगर आपको वीडियोस देखेंगे तो अपनी क्लास में एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर्स हैं उस हिसाब से हम लोगों ने प्लेलिस्ट में नाम दे रखा है कि ये टॉपिक अच्छा 5th चैप्टर में मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसको 5th चैप्टर में आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, व्यावसायिक अध्ययन में समस्या नहीं है, बाकी जगह पर है। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम दे रखा है जो आपके आमतौर पर सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर जो सीमित पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें जो टॉपिक का चयन किया गया उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक, और इस वाले कॉलम में यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई पाठ है, उसमें बहुत सारे सबसेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे उपखंड होते हैं, तो कुछ को सिलेक्ट किया गया है, कुछ को नहीं किया गया, तो जिसको नहीं किया गया वो आपको इस वाले कॉलम में लिखा हुआ मिलेगा। तो हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो चीज यहां पर दे रखी है उसको देख लो पहले। यहां पर आपको जो भी लिखा हुआ है वो चीज नहीं आएगी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर यहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए नियोजन है, नियोजन मतलब प्लानिंग। अब प्लानिंग का आपको दे रखा है कि प्लानिंग का अर्थ क्या है, आएगा। मान लीजिए प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, ये भी आएगा। फिर दे रखा है कि प्लानिंग का महत्व क्या है, ये नहीं आएगा। तो अगर आप अर्थ और उद्देश्य पढ़ लेंगे तो महत्व भी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो कई जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर जो सबसे अंतिम आपका ये वाला कॉलम है, लास्ट कॉलम है, इसमें जिसको हम लोगों ने नीले रंग से कर दिया है ना, नीले रंग से जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो वाला ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ को मैंने ब्लैक में बने रहने दिया, उनको आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन वो टॉपिक्स अपने आप ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इन वाले टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है, ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे, ऐसे उपखंड हैं। और यहाँ पर चैप्टर का नाम मान लिया आपको दे रखा होगा, लेकिन चैप्टर की जगह एक्चुअली यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर वो टॉपिक्स हैं जो आएंगे आएंगे, यहाँ पर वो टॉपिक्स जो नहीं आएंगे। तो हमें करना क्या है, जो टॉपिक्स नहीं आएंगे उनको देखना है। उसमें भी जो नीले रंग वाले टॉपिक्स हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। उसको छोड़ करके ये टॉपिक्स आप देखो तो भी अच्छी बात है, नहीं देखो तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक को छोड़ करके जो भी टॉपिक्स आप कवर कर लो। समझ रहे भाई? आपको बोला गया ये है, इसमें से ये नहीं आएगा, बाकी आपको सब पता है, तो ये सब तो आ जाएगा ना। फिर तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, और इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क नहीं रहेगा। जो नहीं आएगा वो आपने हटा दिया, बाकी चीजों को आपने पढ़ लिया। साथ ही में सारे लोगों के लिए ये जो पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट का जो भी जिसका भी वीडियो होगा उसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्टता मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब एक एक विषय का स्टार्ट करेंगे, सारे विषयों का। तो अभी इसी तरह से सारे विषय जो भी हैं उनमें एक एक करके हम लोग सारा क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है, उसको देख लेते हैं। कक्षा 12 में जो व्यावसायिक अध्ययन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये मैनेजमेंट पर बेस्ड ही पहली हमारी बुक है, उसमें लगभग सब कुछ आ रहा है। सबसे जो तीसरा चैप्टर है हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट का, वहां पर जाकर के कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं। जो भी काले से लिखा हुआ ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं।
नीले से जो टॉपिक्स लिखे हुए वो नहीं आ रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। टाइम बर्बाद नहीं करने के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स आते जाएंगे। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, व्यावसायिक पर्यावरण है, उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स जो नहीं आएंगे। ये भी सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फेयल्स का, टेलर का, हम लोगों ने सारी चीजें बात की हुई थी, सब कुछ पढ़ा हुआ था। अभी इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में 1991 में जो कुछ भी चेंजेस हुए थे, फिर एलपीजी की हम लोग बात करते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन, जो विमुद्रीकरण हुआ था 2016 में 8 नवंबर के दिन मोदी जी ने अनाउंस किया था, वो नहीं आएगा। फिर एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, तो भारत में व्यावसायिक पर्यावरण जो वातावरण था उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसी को हम लोग क्या क्या बोला करते हैं हिंदी में, निजी विमुद्रीकरण, तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके संदर्भ में भारत में जो व्यापार पर सरकारी नीतियों का प्रभाव पड़ा है वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर व्यावसायिक वातावरण में बदलाव के लिए प्रबंधकीय प्रतिक्रिया पर चर्चा करना है, ये भी नहीं आएगा, ठीक। तो सारी चीजें आई हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट, बस ये चीजें नहीं आई। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे इसी में, तो हम लोग एक एक जो फंक्शंस थे 5, उनमें से सबसे पहला फंक्शन आता था प्लानिंग का, वो पूरी तरह से आ रहा है। लेकिन जो दूसरा फंक्शन आ जाता था हमारा, जहां पर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की बात करते थे, उसमें एक कुछ कुछ टॉपिक्स जो नहीं आएंगे। तो क्या क्या नहीं आएगा, डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ये प्लानिंग में भी नहीं आएगा, सॉरी प्लानिंग में ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। फिर डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव पॉलिसी स्ट्रेटजीज, तो ये प्लानिंग को ही आपने जब तोड़ दिया था बहुत सारी चीजों में, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर छोड़ते हुए चलेंगे। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, एकल उपयोग और स्थायी नियोजन की समझ विकसित करना। साथ में नियोजन के प्रकार में हम लोग उद्देश्य, नीतियों, रणनीति, प्रक्रिया, विधि, नियम, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए चलेंगे। ये 4th चैप्टर था। फिर 5th चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो नहीं आ रहे थे, डेलीगेशन वगैरह था, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं, वो नहीं आ रहा था, तो उसको भी देख लेते हैं क्या क्या नहीं आ रहा था। जो नहीं आ रहा है वो समझिए, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे समझिए, अगर आपने डिविजनल, हम लोग क्या बोला था, कार्यात्मक ढांचा होता है और दूसरा होता है प्रभागी ढांचा, अगर वो पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर डिफरेंसेस कर ही पाओगे, क्या फायदे हैं वो भी कर ही पाओगे। लेकिन फिर भी हमें दे रखा है कि ये नहीं आएगा, तो इसलिए नीले रंग से लिख दिया है। क्यों, देखिए यहाँ पर आपके संगठन के कार्यात्मक और विभागीय संरचनाओं का वर्णन करना है आपको, तो जब आप ये पढ़ लोगे तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें बताया हुआ कि नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल तो हम लोग बनाते ही नहीं है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये दोनों ही चीजें नहीं आएंगी। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो ये दोनों भी नहीं पढ़ने हैं, इनको छोड़ा जा सकता है। फिर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के फायदे नुकसान, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से छोड़ा जा सकता है। ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, लेकिन नहीं आएगा तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इस बार आना नहीं है। फिर आपका क्या हुआ, आप इसी में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में पहुंच चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन आप समझ जाइए, जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है विकेंद्रीकरण का, वो नहीं आएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों को ही हम लोगों ने काफी अच्छे से कंपेयर किया हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन, इसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं, उसका महत्व नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आगे स्टाफिंग में चले आते हैं, नियुक्तिकरण में। नियुक्तिकरण में कुछ कुछ चीजें हैं जो छोड़ी रखी हैं, जैसे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये वाला पार्ट कट कर देना। इसमें जो भी आंतरिक और बाह्य स्रोत होते हैं, जब आप किसी का भी रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो वो चीज नहीं आएगी। भर्ती के आंतरिक और बाहरी स्रोतों के गुणों और अवगुणों की व्याख्या करने वाला पार्ट नहीं आएगा। ऐसे ही डिस्कस द मीनिंग ऑफ वेस्टिब्यूल, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, फिर इसको कट कर देना, अप्रेंटिसशिप ही तो होता है, अप्रेंटिस ही तो होता है, अप्रेंटिसशिप यहां से करना। फिर डिस्कस द मीनिंग ऑफ वेस्टिब्यूल, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, फिर से यहां से करना है। फिर आगे क्या नहीं आएगा, डिस्कस द मीनिंग ऑफ वेस्टिब्यूल, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग, ये सारी चीजों का अर्थ हमें नहीं बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर होता है, ये भी नहीं आएगा। तो प्रशिक्षणार्थी कार्य, प्रशिक्षुता को हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। कोई भी कंपनी में जाकर के काम करना सीखना स्टार्ट कर देता है। तो अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं टॉपिक, लेकिन बहुत जल्दी कवर करूंगा। तो ये सारी चीजें आएंगी नहीं, आप लोगों को ये प्लेलिस्ट में मिलेंगे टॉपिक्स, लेकिन नहीं करने अपनी क्लास की प्लेलिस्ट से, आपको ये देखते हुए करना जो झारखंड के स्टूडेंट्स उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रशिक्षण और विकास के बीच में अंतर, ये नहीं आएगा। अगला जो हमारा आ जाता था फंक्शन मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग आता था, निर्देशन, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते चले जाएंगे, बस ये नहीं आएगा। तो इसमें मैस्लोस हायरार्की जो था ना कि हायरार्की, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, तो नीड क्या है हायरार्की की, इसको लेकर के जो बात की थी मैस्लो ने, वो चीज आपकी नहीं आएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी को पदानुक्रम की जरूरतें उसको हिंदी में बोल सकते हैं। फिर साथ ही में आप अगर देखोगे
तो संचार प्रक्रिया के तत्वों को समझें। संचार किसके अंदर हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो तत्वों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। फिर संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाएं। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्लैक कलर से छोड़ रखी हैं, क्योंकि अगर आप बाकी चीजें पढ़ लोगे तो एक तरह से कवर हो जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है वो तो नहीं आना, ये तो ब्लैक में क्यों लिखा हुआ है। इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी एक तरह से कवर हो जाता है जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो। ठीक, अच्छा, अब लास्ट हमारा पहली बुक का लास्ट जो टॉपिक पहुंचता था वो कंट्रोलिंग हो जाता था, नियंत्रण। उसमें ये सारे टॉपिक्स आ ही रहे हैं, सब कुछ हो गया। फिर हम लोग दूसरी बुक पे पहुंच जाते, तो कंट्रोलिंग पूरी तरह से आ रहा है, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। ठीक, अच्छा, सेकंड बुक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को छोड़ने के बाद से जब हम लोग आगे की बात करते हैं सेकंड बुक में, तो वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों पर चर्चा करें, ये नहीं आ रहा है। इसको ब्लैक में क्यों लिखा हुआ है भाई, आप कॉन्सेप्ट क्या होता है अर्थ समझ जाओगे अगर। ठीक है, उसके बाद से एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या वित्तीय मैनेजमेंट का, प्रबंधन का क्या रोल है, भूमिका क्या है। जब ये समझोगे तो आपको उद्देश्य भी समझ में आ जाएंगे। तो उद्देश्यों को छोड़ दिया गया है, तो आपको कहा तो जाएगा कि उद्देश्य नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको भूमिका पता है तो आप समझ जाओगे, इसलिए उसको ब्लू कलर से नहीं किया गया है। ठीक, अच्छा, इसी तरह से समझिए, ये सारे टॉपिक्स आते जाएंगे, ये सब कुछ आ रहा है आगे की बुक में। फिर ये चीज है जिसको आप छोड़ सकते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी में जो पूंजी लेकर के आ रहे होते हैं, तो कहां से कितना उधार लेकर के आ रहे हो, डेट में किसी कितना इक्विटी लेकर के आ रहे हो, उसको के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होता है, ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त पूंजी संरचना की पसंद का निर्धारण करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, कारकों का वर्णन करें, वो नहीं करना है, वो छोड़ सकते हैं आप। बाकी क्या हुआ है इसमें, बाकी सारी चीजें आ रही हैं अभी तक। फिर हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाते हैं, वित्तीय बाजार आता है, तो इसमें वही है कि कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट एज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इनको छोड़ने की बात है। लेकिन हमें आगे ही लिखा हुआ है कि इनको पढ़ना ही है, तो वित्तीय बाजार की अवधारणा को समझें। इसी में आप देखिएगा अभी पूंजी बाजार और जो आपका मनी मार्केट होता है, मुद्रा बाजार, वो दोनों ही दे रखा है। मुद्रा बाजार की अवधारणा को समझें, अगर आपने मुद्रा बाजार की अवधारणा को समझा तो वहां पर आपको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए भी वो भी इतना अच्छे से डिमार्केशन नहीं हुआ है। बट एनीवेज, फिर क्या है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ नहीं आएगा, ये एक ऐसी चीज है उसको आप छोड़ सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में आपको अंतर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको अलग से पढ़ना ही है, तो वो चीज भी अपने आप ही कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर प्राथमिक बाजार में अस्थायी पूंजी के नए निगमों पर तरीकों पर चर्चा करें, वही आईपीओ वाली बात है, उसको आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीजें हैं जो एक तरह से लिखा हुआ है कि नहीं पढ़नी है, लेकिन ये सारी कवर हो जाएंगे अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो। ठीक है, शेयर बाजार का अर्थ क्या है, कार्य क्या है, ये आएगा, क्या नहीं आएगा, उसमें एक चीज आ जाती है। इसी में 3 चीजें थी टोटल। जो व्यापार प्रक्रिया है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो नहीं आएगा। तो अर्थ आ जाएगा, कार्य आ जाएगा, यहाँ पे अर्थ और कार्य दोनों आएंगे, व्यापार प्रक्रिया ये नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, फिर ये वही है, शेयर बाजार में व्यापार प्रक्रिया पर प्रकाश डालें, ये नहीं आना है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, प्रतिभूतियों के लेन देन में प्रयुक्त होने वाली अमानतदार सेवाओं, तो इसको डिपॉजिटरी सर्विस बोलते हैं, और डीमैट खाते पर चर्चा करिए, तो ये प्रक्रिया का ही हिस्सा है, प्रक्रिया नहीं आएगी, अर्थ है और साथ में जो कार्य है वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, शेयर बाजार में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेबी, तो सेबी के फंक्शंस नहीं आएंगे, सेबी वही जो रेगुलेट करने का काम करता है। सेबी के उद्देश्यों को बताएं। अब सोचिए, आपने उद्देश्य पढ़ लिया कि क्यों सेबी बनाया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम क्या क्या होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको भी ब्लू कलर से नहीं मार्क किया हुआ है। सेबी के कार्यों की व्याख्या कीजिए, तो उस कार्यों को छोड़ सकते हैं, लेकिन उद्देश्यों से ही कार्य एक तरह से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आप समझ जाएंगे। फिर मार्केटिंग आ जाता है हमारा अगला, विपणन दर्शन की व्याख्या करें, जो फिलॉसफी रिलेटेड है मार्केटिंग से, वो आपको नहीं पढ़नी है ना, वो भी आप, बहुत सारी चीजें ऐसी इंटर रिलेटेड है, आप एक चीज पढ़ रहे हो दूसरी हो ही जाएगी। तो इन्होंने टॉपिक्स जिस तरह से डिमार्केशन किया हुआ है वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित मेरे हिसाब से कुछ जगह पर नहीं है, बट एनीवेज कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं हम उसको देखते हुए चलते हैं। फिर डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी उत्पाद की कीमत निर्धारित करने वाले कारकों की बात की गई है। ठीक, तो वही मार्केटिंग में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसमें मार्केटिंग में भी जो प्राइसिंग इन्वॉल्व होती है ना, खर्चा कर रहे होते हैं आप, उन सारी चीजों को देखा जाता है। भौतिक वितरण के घटक बताइए, मैं काफी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, अननेसेसरली बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई पॉइंट है नहीं। वितरण के विभिन्न प्रणालियों का वर्णन करना है, तो कौन कौन सी तरह से मार्केटिंग की जाती है उसको भी हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रचार मिश्र के तत्वों का वर्णन करें, किस किस तरह से आप प्रचार कर सकते हैं, ये सारी चीजें नहीं आएंगे। विज्ञापन और व्यक्तित्व बिक्री की अवधारणा को समझें, जैसे कोई बहुत बड़े पर्सनालिटी हम लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराते हैं, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। जनसंपर्क की अवधारणा पर चर्चा करें, ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम लोग उपभोक्ता संरक्षण पर पहुंच जाते हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण में वही हमारा जो कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ जगह पर बोला गया कि आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जो स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसको छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसी पर बेस सब कुछ पूछा जा रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसी के हिसाब से आप कैसे छोड़ सकते हो, तो इसमें भी कुछ नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिखा रहने दिया। तो यहां पर भी वही सारी चीज है, ये आप छोड़ सकते हो। क्या छोड़ सकते हो? डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उपभोक्ता लोगों जो उपभोक्ता है
उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे गैर सरकारी संगठन और कुछ-कुछ तरह के ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनका क्या महत्व है उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो 1986 का अपना एक्ट है, अधिनियम है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है? फिर क्या है, अंडरस्टैंड हु कैन फाइल ए कंप्लेंट एंड अगेंस्ट हुम, कौन कहां शिकायत कर सकता है। फिर डिस्कस द लीगल रिड्रेसल मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो जो कौन सी मशीनरी है, आप किसके पास शिकायत करोगे, फिर कौन एक्शन लेगा, इसको छोड़ सकते हो। बाकी 1986 का जो हमारा अधिनियम है उसको नहीं छोड़ सकते उपभोक्ता संरक्षण के लिए। ठीक है? फिर एग्जामिन द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर, जो क्या क्या कंज्यूमर के लिए उपलब्ध है जिसका वो सहारा ले सकता है कानूनी रूप से। 1986 का जो हमारा अधिनियम है उसके अंतर्गत उसको भी हमने छोड़ देना है। ठीक है? समझे कि कौन शिकायत दर्ज कर सकता है किसके खिलाफ, ये सारी चीजें जो जो तरीका है, मशीनरी, उसको छोड़ सकते हैं। बाकी क्या स्कोप है, क्या अर्थ है, क्यों किया गया, अधिकार क्या दिए गए, इन सारी चीजों को हमें लेकर के चलना है। ठीक, तो ये भी हमारा हो जाती है। पूरे सिलेबस 12th का जो बिजनेस स्टडीज है उसका पीडीएफ देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट रहेगा, उसी से आपका काम चलेगा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।